हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो ये पाँचवा चैप्टर है 8th क्लास की जो एनसीईआरटी है इतिहास की, उसका जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। तो 1857 की क्रांति जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़रूर। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हम कवर करेंगे। हम लोग पूरा ही चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, तो एक एक चीज़ देखेंगे। यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है धुंधला सा, इसमें दिया गया है कि सिपाही और किसान विद्रोह के लिए ताकत जुटाते हैं। तो एक तो इस विद्रोह में जो ये क्रांति थी 1857 की, इसमें सिपाहियों ने और किसानों ने भी हिस्सा लिया था। यह विद्रोह 1857 में उत्तर भारत के मैदानों में फैल गया था। ओके, नीतियाँ और लोग। अच्छा, बाकी के जो पहले के चैप्टर्स हैं उनकी प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो सारे चैप्टर्स आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। देखो, सुनने से, चीज़ों को देखने और सुनने से चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती हैं। तो अगर आपका किताब पढ़ने से का मन नहीं लगता है तो आप ये वीडियोस देख सकते हैं। या बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास एनसीईआरटीज़ नहीं हैं, जैसे दूर गांव में रहते हैं कहीं भी, तो जिनके पास एनसीईआरटीज़ नहीं हैं सारी, तो वो ये सारे वीडियोस हमारे देख सकते हैं यहाँ से और क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो नीतियाँ और लोग। पिछले अध्यायों में आपने ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों और जनता पर उनके प्रभावों के बारे में पढ़ा। इन नीतियों से राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों, सिपाहियों, सब पर तरह तरह से असर पड़े। आप यह भी देख चुके हैं कि जो नीतियाँ और कार्रवाइयाँ जनता के हित में नहीं होती या जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचाती हैं, उनका लोग किस तरह विरोध करते हैं। तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। नवाबों की छिनती सत्ता 18वीं सदी के मध्य से ही। अच्छा, 18वीं सदी के मध्य मतलब, देखो 18वीं सदी का मतलब क्या हुआ। देखो, 1701 से लेकर और 1800 तक कहा जाएगा 17वीं शताब्दी, सॉरी 18वीं शताब्दी। तो 18वीं सदी की शुरुआत हो गई 1701 से, ठीक है। तो जब भी हम बात करेंगे 18वीं सदी की, तो आप ये समझ लें कि 1701 के बाद। ओके, जैसे कि अभी ये वीडियो हम 2019 में बना रहे हैं ना, तो कौन सी शताब्दी चल रही है, कौन सी सदी? 21वीं सदी चल रही है। 20 तक ख़त्म हो गई, तो 20 के बाद 19 वर्ष और हो गए, तो 21वीं सदी। तो ये सब ध्यान रखना आपको ज़रूरी है जब भी इस तरीके की वाक्य या शब्द प्रयोग हों कि 18वीं सदी। तो 18वीं सदी का मतलब हुआ 1701 के बाद। तो 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने लगी। क्यों छिनने लगी? क्योंकि आपने देखा कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था और उसके बाद बक्सर युद्ध हुआ 1764 में, तो जिसमें अंग्रेज़ जीत गए और फिर ये ताकत जो नवाबों की थी ये छिनने लगी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया, यानी नहीं माना। अवध की रियासत अंग्रेज़ों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से थी। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई और अवध मतलब लखनऊ का जो आसपास का क्षेत्र है और लखनऊ सहित 1556 में अंग्रेज़ों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। किसे? लखनऊ को, यानी अवध को। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। तो कंपनी ने क्या किया? लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर अवध की रियासत को अपने कब्जे में ले लिया। ओके, अब कंपनी ने मुगलों के शासन को ख़त्म करने की भी पूरी योजना बना ली थी। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। 1856 में अंग्रेज़ गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला लिया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। किसान और सिपाही। गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान
और कर वसूली के सख्त तौर तरीके से परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। इसके कारण उनकी पीढ़ियों पुराने ज़मीनें हाथ से निकलती जा रही थी। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। वे अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। क्या आप जानते हैं कि उस ज़माने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। तो समुद्र पार इसलिए नहीं क्योंकि उसमें ऐसी परंपराएं मान्यताएं थी लोगों की कि समुद्र पार जाने से पाप लगता है, समुद्र यात्रा करने से, इसलिए वे नहीं समुद्र यात्रा नहीं करते थे। जो भारत के लोग थे उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जो यानी म्यांमार जाने का आदेश मिला तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। उन्हें ज़मीन के रास्ते से जाने में ऐतराज़ नहीं था। सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सज़ा दी गई। क्योंकि यह मुद्दा अभी ख़त्म नहीं हुआ था, इसलिए 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। इस कानून में साफ कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। ओके, सिपाही गांव के हालात से भी परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे। वे अपने परिवार गांव में छोड़कर आए थे, लिहाजा किसान का गुस्सा जल्दी ही सिपाहियों में भी फैल गया। अब सुधारों पर प्रतिक्रिया। अंग्रेज़ों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि ज़मीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। इस कानून में प्रावधान किया गया था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया था कि अंग्रेज़ उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसे भारतीय भी थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। इन सुधारकों और उनके सुधार आंदोलनों के बारे में आप अध्याय 7 में पढ़ेंगे। तो ये सुधार जैसे कि सती प्रथा का अंत, बाल विवाह पर रोक, उसकी उम्र बढ़ाना, ठीक है, ऐसे कुछ सुधार भी हुए थे उस समय। अब है जनता की नज़र से उस ज़माने के लोग अंग्रेज़ शासन के बारे में क्या सोच रहे थे, उनका जायज़ा लेने के लिए स्रोत 1 और 2 पढ़ें। तो ये कुछ उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं पूरा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये चित्र है, मेरठ से विद्रोही सिपाही अफसरों पर हमला करते हैं। मेरठ में उनके घरों में घुस जाते हैं और इमारतों में आग लगा देते हैं। तो ये मेरठ का एक दृश्य है। उसके बाद यहाँ से है सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। सैनिक विद्रोह यानी जब सिपाही इकट्ठा होकर अपने अफसरों का हुक्म मानने से इनकार कर देते हैं। तो सैनिक विद्रोह जन विद्रोह कैसे बन गया। यद्यपि शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं होती, लेकिन कभी कभी ये संघर्ष इतने फैल जाते हैं कि राज्य की सत्ता छिन्न भिन्न हो जाती है। बहुत सारे लोग मानने लगे हैं कि उन सबका शत्रु एक है, इसलिए वे सभी कुछ करना चाहते हैं। इस तरह की स्थिति में हालात अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को संगठित होना पड़ता है। उन्हें संचार, पहलकदमी और आत्मविश्वास का परिचय देना होता है। भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई थी। फतह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ रहा था। मई 1857 में शुरू हुई इस बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया था। मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की, यानी शुरुआत हुई थी मेरठ से। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। कुछ लोग मानते हैं कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में यह सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था, यानी 1857 की क्रांति। कैवेलरी लाइनों में युद्ध, एक चित्र दिया गया। 3 जुलाई 1857 को 3000 से ज़्यादा विद्रोही बरेली से दिल्ली आ पहुँचे। उन्होंने यमुना को पार किया और ब्रिटिश कैवेलरी चौकियों पर धावा बोल दिया। यह युद्ध पूरी रात चलता रहा। तो मेरठ से दिल्ली तक
29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे, ये थोड़ा आप ध्यान से देखें, मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। ठीक है, 7 अप्रैल 1857 को इन्हें फांसी दे दी गई थी। चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने, 8 अप्रैल को, अभी देखेंगे नीचे आपको मिल जाएगा वो डेट वगैरह। चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया था। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें अपने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सज़ा दी गई। यह 9 मई 1857 की बात है। मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत ज़बरदस्त रही। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहाँ बंद सिपाहियों को आज़ाद करा लिया। यानी सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया कि अपने दोस्त, अपने जो लोग जो थे, जो बंद थे सिपाही, उनको आज़ाद करा लिया। उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया। उन्होंने बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए और अंग्रेज़ों की इमारतों व संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। सिपाही पूरे देश में अंग्रेज़ों के शासन को ख़त्म करने पर आमादा थे, लेकिन सवाल यह था कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा। सिपाहियों ने इसका भी जवाब ढूंढ लिया था। वे मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र को देश का शासन सौंपना चाहते थे। मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात को घोड़ों पर सवार होकर मुँह अंधेरे ही दिल्ली पहुँच गई। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। यानी जो भारत के जो सैनिक थे हमारे, उन्होंने, यहाँ भी अंग्रेज़ अफसर मारे गए। देसी सिपाहियों ने हथियार व गोला बारूद कब्जे में ले लिया और इमारतों को आग लगा दी। विजयी सिपाही लाल किले की दीवारों के आसपास जमा हो गए। वे बादशाह से मिलना चाहते थे। बादशाह अंग्रेज़ों की भारी ताकत से दो हाथ करने को तैयार नहीं थे। अच्छा, फिरंगी का मतलब होता है विदेशी। इस शब्द में अपमान का भाव आता है। लेकिन सिपाही भी अड़े रहे। आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफ़र को अपना नेता घोषित कर दिया। बूढ़े बादशाह को सिपाहियों की यह मांग माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। बहादुर शाह के इस एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए। अंग्रेज़ों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर मुग़ल साम्राज्य का ही शासन था। ज़्यादातर छोटे शासक और रजवाड़े मुग़ल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों का शासन चलाते थे। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर मुग़ल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर लें तो मुग़ल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। अंग्रेज़ों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगी। लेकिन जब बहादुर शाह जफ़र ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों रात बदल गई। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई देने लगता है तो उनका उत्साह और साहस बढ़ जाता है। इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास मिलता है। बगावत फैलने लगी। जब दिल्ली से अंग्रेज़ों के पैर उखड़ गए तो लगभग एक हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ। जाहिर है, खबर फैलने में भी कुछ समय तो लगता ही था, लेकिन फिर तो विद्रोहों का सिलसिला ही शुरू हो गया। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है कि जैसे जैसे विद्रोह फैला, छावनियों में अंग्रेज़ अफसरों को मारा जाने लगा। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर व लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने को निकल पड़े। उनकी देखा देखी कस्बों और गाँव के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे। वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों और मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेज़ों से लोहा लेने को तैयार थे। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब कानपुर के पास रहते थे, कानपुर के पास बिठूर में। तो उन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि वह बादशाह जफ़र के तहत गवर्नर हैं। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे बिरजिस कद्र, ये नाम आप याद रखिए, को नया नवाब घोषित कर दिया गया। बिरजिस कद्र ने भी बहादुर शाह जफ़र को अपना बादशाह मान लिया। उनकी मां बेगम हजरत महल ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोहों को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
झांसी में रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली। उन्होंने नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेज़ों को भारी चुनौती दी। विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेज़ों की संख्या बहुत कम थी। बहुत सारे मोर्चों पर उनकी ज़बरदस्त हार हुई। इससे लोगों को यकीन हो गया कि अब अंग्रेज़ों का शासन खत्म हो चुका है। अब लोगों को विद्रोह में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया था। खास तौर से अवध के इलाके में चौतरफा बगावत की स्थिति थी। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट गवर्नर टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा, जिसमें उसने अंग्रेज़ों के भय को व्यक्त किया था। हमारे लोग विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं। एक एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आए। उदाहरण के लिए फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह ने भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेज़ों का शासन जल्द ही खत्म हो जाएगा। वह समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है। इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों की एक विशाल संख्या जुटा ली। अपने समर्थकों के साथ वे अंग्रेज़ों से लड़ने लखनऊ जा पहुँचे। दिल्ली में अंग्रेज़ों का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी धर्म योद्धा इकट्ठा हो गए थे। बरेली के सिपाही वक्त खान ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया। वह इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए। बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने भी विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी। तमाम इलाकों में नेता और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। ओके, अब यहाँ पे एक चित्र दिया गया है। ब्रिटिश टुकड़ियाँ विद्रोहियों पर हमला करती हैं, जिन्होंने दिल्ली के लाल किले और सलीमगढ़ किले पर कब्जा किया हुआ था। एक और चित्र यहाँ पे दिया गया है। ये विद्रोही सिपाही मेरठ से दिल्ली की तरफ कूच करते हैं। शुरू में अंग्रेजी सेनाओं को दिल्ली की भारी किलेबंदी को तोड़ने में मुश्किल हुई। 3 सितंबर 1857 को अंग्रेजी सेनाओं को और ज़्यादा हथियार, गोले आदि पहुंचाए गए। ये गाड़ियों पर लदे हुए थे, जिन्हें हाथी खींच रहे थे, और इनकी कतार 7 मील लंबी थी। यानी बहुत काफ़ी गोला बारूद इकट्ठा कर लिया था इन्होंने, अंग्रेज़ों ने। अब है कंपनी का पलटवार, यानी कंपनी कैसे पलटवार करती है। इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेज़ों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला किया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए, विद्रोहियों को जल्दी सज़ा देने के लिए नए कानून बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गई। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा दी गई। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल में भेज दिया गया। किसको? बहादुर शाह को और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को। इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली। दिल्ली पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो जाने का यह मतलब नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका था। इसके बाद भी लोग अंग्रेज़ों से टक्कर लेते रहे। व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेज़ों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेज़ों के कब्जे में चला गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई, यानी पराजय हुई, और उन्हें मार दिया गया। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। जिस तरह पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ मिली असफलताओं से विद्रोहियों को उत्साह मिला था, उसी तरह विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। अंग्रेज़ों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया। ओके, अब यहाँ पर है चित्र। अंग्रेज़ टुकड़ियाँ दिल्ली में घुसने के लिए कश्मीरी गेट को बारूद से उड़ा देती हैं। तो ये है कश्मीरी गेट से बारूद से उड़ाते हुए अंग्रेज़ टुकड़ियाँ। उन्होंने वफादार भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान कर दिया। उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी ज़मीन पर उनके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे। जिन्होंने विद्रोह किया था उनसे कहा गया कि अगर वे अंग्रेज़ों के सामने समर्पण कर देंगे और अगर उन्होंने किसी अंग्रेज़ की हत्या नहीं की तो वे सुरक्षित रहेंगे और ज़मीन पर उनके अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं पर मुकदमे चलाए गए और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। तो एक चित्र है यहाँ पर। अंग्रेज़ टुकड़ियाँ कानपुर के पास विद्रोहियों को पकड़ लेती हैं। ध्यान से देखें किस तरह कलाकार ने अंग्रेज़ सिपाहियों को बहादुरी से विद्रोहियों पर धावा बोलते हुए दिखाया है। तो विद्रोह के बाद के साल अंग्रेज़ों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था, लेकिन अब वे पहले वाली नीतियों के सारे शासन नहीं चला सकते थे।
अंग्रेज़ों ने जो अहम बदलाव किए वे निम्नलिखित हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन, मतलब इसमें बहुत हेल्प मिलेगी आपको यहाँ से। तो क्या क्या बदलाव किए उन्होंने? एक तो ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए, ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया, यानी जो गवर्नर जनरल था अब उसे वायसराय कहा गया। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा या रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। दूसरा, देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भूक्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत अपने वंशजों, यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई, लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया था कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना आधिपत्य स्वीकार करें। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई। तीसरा, सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया था। ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था अभी 2-3 साल पहले, यही बिल्कुल लाइन वहाँ पर दी गई थी प्रीलिम्स एग्जाम में, कि उन्होंने क्या किया कि भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम कर दिया और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ा दी। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों की भर्ती करने की बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों में से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो अवध, बिहार और मध्य भारत के लोगों ने, इन्होंने ही तो ज़्यादा विद्रोह किया था। चौथा, मुसलमानों की ज़मीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेज़ों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। तो उत्तरी भारत में विद्रोह के कुछ प्रमुख केंद्र, ये चूँकि साफ स्पष्ट नहीं है लेकिन हम लोग पढ़ चुके हैं कि जैसे कि लखनऊ का क्षेत्र, कानपुर, झांसी। अब है अन्यत्र। अन्यत्र यानी हमारे देश के अलावा दूसरे देश में वहाँ क्या स्थिति थी। परम शांति के एक स्वर्गीय साम्राज्य की खातिर, तो ये भी पढ़ लेते हैं। जब 1857 में भारत में विद्रोह फैला, उसी समय चीन के दक्षिणी भागों में एक विशाल जनविद्रोह पैदा हो रहा था। यह विद्रोह 1805 में शुरू हुआ और 1860 के मध्य में जाकर खत्म हुआ। हांग जिकुआंग के नेतृत्व में हजारों मेहनतकश गरीब लोगों ने परम शांति के स्वर्गीय साम्राज्य की स्थापना के लिए लड़ाई लड़ी। इस विद्रोह को ताइपिंग विद्रोह के नाम से जाना जाता है। हांग जिकुआंग ने धर्मांतरण करके ईसाई धर्म अपना लिया था और वह कन्फ्यूशियस वाद और बौद्ध आदि परंपरागत चीनी धर्मों के खिलाफ थे। ताइपिंग के विद्रोही एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे जहां ईसाई धर्म को माना जाएगा, जहां किसी के पास निजी संपत्ति नहीं होगी, जहां सामाजिक वर्गों और स्त्री पुरुष के बीच कोई भेद नहीं होगा, जहां अफीम, तंबाकू से शराब के सेवन, जुए, वेश्यावृत्ति और गुलामी पर पाबंदी होगी। चीन में तैनात अंग्रेज और फ्रांसीसी सेनाओं ने ताइपिंग विद्रोह को दबाने के लिए किंग साम्राज्य के बादशाह को काफ़ी मदद दी। तो दोस्तों ये चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट था, हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। अगर आपको इस चैप्टर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट में बताएं, हम इसको अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर देंगे। ओके दोस्तों, तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।